हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 25 जुलाई 2024 के 3 प्रमुख समाचारों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला है बिहार स्थित विष्णुपद मंदिर और बोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर। एक्चुअल में ये न्यूज़ में जो बजट है उसमें ये आया था कि बिहार स्थित इन दो मंदिरों का जो है इन दो मंदिरों से जुड़ा हुआ कॉरिडोर का विकास किया जाएगा, जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का विकास किया गया है बनारस में। ठीक है, तो इन दोनों मंदिरों को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा समाचार है, ये बजट और सर्वे में थोड़ा सा रुक गया था, लेकिन ये भी हमारे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये मुद्दा है आरएसएस को लेकर कि अब जो केंद्रीय सरकार के कार्मिक हैं वो आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। और 1966 और 70 और 80 का जो एक कई मतलब 3 परिपत्र थे, एक ही जैसे थे, वो जो उन पे रोक लगाता था, अब वो उस पर रोक हट गई है। तो इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम थी, क्या समस्या थी और अब क्या परिवर्तन हुआ है। ठीक है। तीसरा है, बजट में एक इंडिया एआई मिशन हमने सरकार ने पिछले साल ही लॉन्च किया था। 10,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजना है जो भारत में एआई इकोसिस्टम को डेवलप करना है। उसके तहत पहले बजटीय आवंटन के रूप में 572 करोड़ या 71 कुछ करोड़ रुपए जो है आवंटित किया गया है। यानी इसके जरिए हम इंडिया एआई मिशन को हमने शुरुआत कर दिया है बजटीय आवंटन से, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए जरा पहले देखते हैं बिहार स्थित विष्णुपद और महाबोधि मंदिर। ये देखिए विष्णु का पद है और ये विष्णुपद मंदिर है, और ये बोध गया का महाबोधि मंदिर है। दोनों बिहार के गया में ही है, आसपास 10-12 किलोमीटर की दूर पे है। ये हिंदू धर्म का है, ये बौद्ध धर्म का है। दोनों बहुत ही पवित्र मंदिर हैं, और देखा जाए तो पूरा गया शहर ही इसके कारण उस पे हो जाता है। और इन मंदिरों को लेकर जो है हमारे बजट में आवंटन किया गया है कि इनमें कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, ताकि वहाँ पे पर्यटन और लोगों की जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यात्री आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, उनके लिए सुविधाओं का विकास किया जा सके। तो थोड़ा समझते हैं चर्चा में क्यों है। तो देखिए, वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान घोषणा की कि बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर और बोध गया में 10-12 किलोमीटर दूर है महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर परियोजनाएं बनाई जाएंगी, और इन्हें सफल काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर बनाया जाएगा, ताकि उन्हें विश्व स्तरीय तीर्थ और पर्यटन स्थलों में बदला जा सके। एक और है, राजगीर का है, वो अलग है, लेकिन ये दो मंदिर चूँकि गया का ही है। और होता क्या, जैसे अभी परसों हमने सर्वे पढ़ाया, कल बजट पढ़ाया, तो उन न्यूज़ के दौरान कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ रहती हैं जो छोटी लगती हैं, लेकिन यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो उसमें से ही एक है कि दो मंदिर हैं, इनके बारे में ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। अगर देखें, इनमें से पहला मंदिर है गया का विष्णुपद मंदिर। ये देखिए इस तरह का मंदिर है, और ये विष्णु जी की 40 सेंटीमीटर की एक शिला पे है, धर्मात्मा शिला बोलता है, और धर्म माता शिला, उसमें ये 40 सेंटीमीटर का पद है। और संभवतः दुनिया में विष्णु के पद चिन्ह का पहला यहाँ वो है, और इससे माना जाता है कि इसके दर्शन करने से आदमी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखिए इसके बारे में देखा जाए तो एक कहानी है कि एक गयासुर राक्षस था, उसको कुछ तपस्या के बाद ये मिल गया था कि उसके कुछ प्रभाव से लोग मोक्ष को प्राप्त करते हैं, लेकिन उसका वो दुरुपयोग करने लगा था। बाद में उसके उसी दुरुपयोग को रोकने के लिए जो है भगवान विष्णु द्वारा जो है यहाँ पे कुछ कार्य किया गया था। तो उसी को ज़रा देखते हैं कि क्या है विष्णुपद मंदिर। देखिए विष्णुपद मंदिर में भगवान विष्णु का चरण चिन्ह ऋषि मारीची की पत्नी माता धर्मावता की शिला पर स्थित है। राक्षस गयासुर को स्थिर करने के लिए धर्मपुरी से माता धर्मावता शिला को लाया गया था, जिसपे गयासुर पर रखकर भगवान विष्णु ने अपने पैरों से दबा दिया था। इसके बाद शिला पर भगवान के चरण चिन्ह है, और इसी चरण चिन्ह की पूजा यहाँ पे विष्णुपद मंदिर में किया जाता है। इस मंदिर के बारे में देखा जाए तो विश्व में विष्णुपद ही एक ऐसा स्थान है जहाँ भगवान विष्णु के चरण का साक्षात दर्शन होता है, और भगवान विष्णु के चरण चिन्ह के स्पर्श से ही मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, यानी उसको सद्गति मिल जाती है। और इस मंदिर के ठीक सामने फाल्गु नदी है। और अगर हिंदू धर्म के लिए देखा जाए तो गया में जो है श्राद्ध कार्य बहुत होता है, क्योंकि यहाँ पे ये फाल्गु नदी के तट पर सीता कुंड है। यहाँ पे माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ के लिए पिंड दिया था बालू के पिंड से, इसलिए यहाँ पे बालू के पिंड से पिंडदान किया जाता है।
और यहाँ पे माना जाता है कि इससे करने से मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसका जीर्णोद्धार यानी ये मंदिर तो माना जाता है कि सतयुग काल से बना हुआ है, लेकिन इसका जीर्णोद्धार जो वर्तमान समय में ये है 1787 में इंदौर की शासिका देवी जो है अहिल्याबाई होलकर थी, उनके द्वारा किया गया था और ये आज इसी रूप में है। अब इसको कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा काशी विश्वनाथ के तर्ज पे, ताकि यहाँ आने वाले जो तीर्थयात्री हैं, जो दर्शनार्थी हैं, उनको कोई असुविधा न हो सके। इसी मंदिर से 10-12 किलोमीटर दूर बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर है। नाम से जैसे है कि बोध महाबोधि, यहाँ पे बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्ति हुई थी, बोधि की प्राप्ति हुई थी। और ये अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म के पवित्र स्थलों में से, कुछ पवित्र स्थलों में से स्थित है और ये यूनेस्को के धरोहर स्थल में शामिल है। और यूनेस्को खुद कहता है कि यहाँ पे आने वाले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सुविधा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना जरूरी है। तो आप एक तरह से समझ सकते हैं कि जो कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है वो उसी दिशा में एक प्रयत्न है। जरा से इसके बारे में देखें। ये बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और यूनेस्को कहता है कि महाबोधि मंदिर परिसर सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित पहला मंदिर है। ठीक है, यानी 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक द्वारा निर्मित यह पहला मंदिर है और वर्तमान जो मंदिर है वो 5वीं-6वीं शताब्दी यानी गुप्त काल में वो बना है। यानी पहला मंदिर अशोक द्वारा बनाया गया था 3री शताब्दी ईसा पूर्व में और जो वर्तमान मंदिर है वो 5वीं-6वीं शताब्दी का ये निर्मित है। यह पूरी तरह से ईंटों से निर्मित सबसे पुराने बौद्ध मंदिरों में से एक है और गुप्त काल के अंत से अभी तक ये खड़ा है। 5वीं-6वीं शताब्दी से लेकर अभी तक खड़ा है और ईंटों द्वारा निर्मित सबसे प्राचीन बौद्ध मंदिर है। इस वर्तमान बौद्ध मंदिर परिसर में 50 मीटर ऊंचा भव्य मंदिर है। ठीक है, वज्रासन है, पवित्र बोधि वृक्ष है, बुद्ध के ज्ञानोदय के अन्य 6 पवित्र स्थान शामिल हैं और कई प्राचीन मन्नत स्तूपों से घिरे हैं। आंतरिक, मध्य और बाहरी गोलाकार सीमाओं द्वारा अच्छी तरह से बनाए और संरक्षित किए गए हैं इस मंदिर में। साथ ही में अगर देखा जाए कि यह भगवान बुद्ध द्वारा यहाँ बिताए गए समय से जुड़ी घटनाओं के संबंध में पुरातात्विक महत्व रखता है और विकसित हो रही पूजा का भी या पूजा पद्धति का भी दस्तावेजीकरण है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर आज तक, यानी सम्राट अशोक से जब पहला मंदिर बनाया था उससे लेकर आज तक इसमें कई सदियों से विदेशी राजों द्वारा बहुत सारे अभ्यारण्य बनाए गए, बहुत सारी चीज़ें बनाई गई। इसका ये विकास क्रम पूरा महाबोधि मंदिर लेकर चल रहा है और इन्हीं दोनों महत्वों को, एक विष्णुपद मंदिर का महत्व हिंदू धर्मावलंबियों और पिंड उसको लेकर और महाबोधि मंदिर के महत्व को देखते हुए उनको एक कॉरिडोर बनाया जाएगा ताकि उस क्षेत्र में जो लोग आते हैं उनको सुविधाओं का उनको हो सके। आप सोचिए कि कॉरिडोर कितना योगदान करता है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब नहीं बना था उसके पहले एक अनुमान था कि बनारस में लगभग 50 लाख टूरिस्ट आते थे। मतलब आप इसको मान सकते हैं कि और भी कारणों से, लेकिन 50 लाख टूरिस्ट आते थे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से उम्मीद है कि 12 करोड़ तक टूरिस्ट जो है बनारस में आते हैं एक वर्ष में। तो इस तरह की विकास होता है, पर्यटन को विकास होता है और भी सारी चीज़ें होती है। तो सिर्फ मंदिरों का ये बजट में ये प्रावधान सिर्फ धार्मिक ही नहीं है, इसके कई सारे पहलू होते हैं जिनको हमें समझना होता है। ठीक है, अगला जो हम अपना न्यूज़ देखते हैं वो है कि केंद्र सरकार के कार्मिक अब आरएसएस की गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण न्यूज़ था जो बजट में छुप ही गया था, क्योंकि इस पे जैसे ही चर्चा शुरू हुई थी, जैसे ही विपक्षी दलों ने इसका विरोध शुरू किया था, फिर इसके बाद बजट सर्वे आया, फिर बजट आया, तो उसमें जो है छुप गया था। लेकिन इनको जानना जरूरी है क्या मामला है, क्या परिवर्तन हुआ है और उससे जुड़े ही विभिन्न पहलुओं को भी देखते हैं। देखिए मुद्दा क्या है, तो इसमें केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, या जिसे संक्षेप में संघ भी कहते हैं या आरएसएस कहते हैं, का उल्लेख एक ऐसे संगठन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए जिसकी गतिविधियों में सरकारी अधिकारी शामिल नहीं हो सकते हैं। अभी तक 1966 के बाद से ये प्रावधान था कि आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी अधिकारी शामिल नहीं हो सकते थे। अगर वो शामिल होते थे तो उन एक जो केंद्रीय कर्मचारियों का केंद्रीय कार्मिकों के लिए आचरण नियम जो 1964 है या अखिल भारतीय आचरण नियम 1968 है, उनका नियम 5 प्रभावित हो जाता था। यानी कि राजनीतिक संगठनों में शामिल न होने वाला जो नियम है वो लागू होता था। ठीक है, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा इस महीने की शुरुआत में 9 जुलाई को ही जारी किया गया था निर्देश के बाद
कर्मचारी अब उन पर लागू आचरण नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के बिना आरएसएस की गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। और आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने वाले अधिकारियों पर यह प्रतिबंध पहली बार 1966 में लागू किया गया था, बाद में इसे 70 और जो है 80 में भी इसे किया गया था। यानी इंदिरा गांधी जी के समय में ही ये तीनों जो है ऑफिशियल ऑर्डर या कह सकते हो परिपत्र, ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम लाए गए थे। ठीक है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का जो निर्देश है ये क्या कहता है, देखिए 9 जुलाई को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, डीओपीटी जिसे बोलते हैं, ये पूरे सेंट्रल के स्तर पे जो है, केंद्र के स्तर पे जितना भी ह्यूमन रिसोर्स है या कार्मिक है उनके बाद में उनका प्रबंधन करता है। और अखिल भारतीय सेवा में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का विशेष रूप से ये प्रशिक्षण करता है। ठीक है। तो इसमें कहा है कि सरकार ने 1966, 1970 और 1980 में जारी निर्देशों की समीक्षा की है और यह निर्णय लिया है कि ये विवादित परिपत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक का उल्लेख हटा दिया जाएगा। अभी देखेंगे उसमें क्या मामला था। सरकार आप देख रहे होंगे कई सारे पुराने कानूनों की समीक्षा कर रहा है और जो कानून या जो नियम उपनियम उपयोगी नहीं है उसको हटा दे रहा है। उसी क्रम में सरकार का कहना है कि उसने ये ऑफिशियल जो ऑर्डर है, ज्ञापन है, परिपत्र है, उसमें से उसका समीक्षा की है और उसे पूरी तरह से नहीं हटाया है, उसमें से आरएसएस का नाम हटा दिया है। उसमें एक और संगठन का नाम है, अभी जब देखेंगे वो अभी भी बना हुआ है। यानी आरएसएस के लिए जो ये एक परिपत्र लाया गया था उसमें अभी देख ही लीजिए। आइए देखते हैं इन परिपत्रों में क्या कहा गया था। तो 30 नवंबर 1966 को गृह मंत्रालय, जिसका अगर देखा जाए गृह मंत्रालय का ये ऑर्डर था, 1988 तक 1998 तक डीओपीटी गृह मंत्रालय के अंतर्गत था। हालांकि आज वो कार्मिक मंत्रालय या कह सकते हो सीधे सीधे पीएमओ के अधीन है। तो जब वो डीओपीटी के अंतर्गत था तो उसी दौरान 1966 में गृह मंत्रालय ने एक परिपत्र जारी किया था और उसमें कहा था कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमाते इस्लामी, दो संगठनों पर कहा गया था, आरएसएस और जमाते इस्लामी, इसकी सदस्यता और इन संगठनों की गतिविधियों में किसी भी तरह की भागीदारी के संबंध में सरकार की नीति के बारे में कुछ संदेह उठाए गए हैं और सरकार का मानना है कि इनमें भाग लेना सिविल सेवा आचरण नियम, केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 1964 के नियम 5 के उपनियम 1 का उल्लंघन करता है और इसलिए इन पे रोक लगा दी गई थी आरएसएस में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमाती ए इस्लामी में। और इसी तरह की बात का जो 70 का भी कहता है और जो 80 का जो परिपत्र है वो भी लगभग इसी तरह की बात करता। बेस यही 1966 वाला परिपत्र है गृह मंत्रालय का। अभी जो इसमें परिवर्तन किया गया है उस परिवर्तन के तहत इसमें से आरएसएस का नाम हटा दिया गया है, जमाती इस्लामी अभी है। देखिए 1964 के नियमों का नियम 5 राजनीति और चुनाव में भाग लेने के बारे में कहा गया है। नियम 5 एक कहता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल, देखिए कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या किसी ऐसे संगठन का सदस्य नहीं होगा या उसमें अन्यथा संबंध नहीं होगा जो राजनीति में भाग लेता है और न ही वह किसी राजनीतिक आंदोलन या गतिविधि में भाग लेगा, न इनके लिए सहायता चंदा देगा और किसी अन्य तरीके से भी सहायता नहीं करेगा। तो एक्चुअल में बेसिकली 66 का जो ऑर्डर था उसके तहत आरएसएस को, जमाती इस्लामी को एक राजनीतिक संगठन के रूप में मान्यता दे दी गई थी कि एक राजनीतिक संगठन मान लिया गया था, सरकार का ऐसा मानना था। इसके कारण ये नियम 5(1) केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 1964 का 5(1) नियम 5(1) लागू हो जाता था। इसी तरह का नियम 68 वाला जो अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम है, जो आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए और इंडियन भारतीय वन सेवा या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए वो लागू होता है, उसमें भी नियम 5(1) यही कहता है जो केंद्रीय सिविल सेवा का आचरण नियम कहता था। दोनों में राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए रोक है और इस तरह से ये 66 का सर्कुलर, 70 का सर्कुलर और 80 का सर्कुलर कुल मिला के आरएसएस और जमाते इस्लामी की गतिविधियों में भाग लेने के लिए इनको केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर रोक लगाता था, क्योंकि अगर उनके द्वारा भाग लिया जाएगा तो इन्हीं सेवा आचरण नियम यानी केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 1964 के नियम 5(1) के तहत और अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 के 5(1) के तहत उन पे अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती थी। जरा सा देखें कि इसमें इन नियमों के उल्लंघन के मामले में क्या हो सकता है। देखिए 64 के नियमों में नियम 5(3) कहता है
कि अगर कहीं विवाद होता है कि जो सरकारी कर्मचारी भाग ले रहा है किसी संगठन में वो राजनीतिक है या नहीं है, तो उसके बारे में निर्णय का अंतिम अधिकारी सरकार होगी। सरकार का मानना होगा कि कोई संगठन राजनीतिक है या नहीं है। इसी तरह से अखिल भारतीय सेवा नियम में भी अगर कोई विवाद होगा तो सरकार ही होगी, और चूंकि सरकार ही है तो सरकार ने उसमें उन दो संगठनों को राजनीतिक संगठन के रूप में मान्यता दे रखी थी, जिसे अब बदल दिया गया है। और अगर इसके उल्लंघन में क्या हो सकता है, 5(1) और 5(1) और मतलब केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 5(1) के और अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 68 के 5(1) के उल्लंघन में क्या हो सकता है, इन दोनों के उल्लंघन में सेवा से बर्खास्तगी तक हो सकता था। इतना कड़ा प्रावधान है और होना भी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक सेवाओं को पॉलिटिकल अपरेटस को या सिविल सेवकों को पॉलिटिकली न्यूट्रल बिहेवियर होना चाहिए। उन्हें किसी राजनीतिक क्रियाओं आदि में नहीं होना चाहिए, नहीं तो दलगत ब्यूरोक्रेसी के तरफ वो जा सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए ज़रूरी है उनकी निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए वो ज़रूरी है कि सत्ता किसी के साथ हो, वो उनके साथ काम कर सके। लेकिन अब ये जो चेंज किया गया है इस पे निर्भर करता है कि आगे क्या होना है। तो देखिए 9 जुलाई 2024 के परिपत्र का परिणाम क्या होगा। अब जैसे उस परिपत्र में आरएसएस को और जमाती इस्लामी को एक राजनीतिक संगठन माना गया था, अब उन तीनों परिपत्रों से आरएसएस को हटा दिया गया है, यानी कि जमाती इस्लामी अभी तक राजनीतिक संगठन बना रहेगा, लेकिन आरएसएस अब राजनीतिक संगठन नहीं है केंद्र सरकार के नज़रों में। यानी अखिल भारतीय सेवा का कोई अधिकारी हो या केंद्रीय सेवा के अधिकारी हों, उनको अब आरएसएस के गतिविधियों में अगर वो भाग लेते हैं तो उन पे डिसिप्लिनरी एक्शन यानी 64 का 5(1) या 68 का 5(1) यानी अखिल भारतीय या केंद्रीय सिविल सेवा वाला आचरण नियम उन पे अब लागू नहीं हो सकता है। इसलिए हेडिंग है कि अब केंद्र सरकार के कार्मिक आरएसएस के गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। जरा सा आरएसएस के बारे में हम देख लें कि आरएसएस क्या है। तो देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस जिसे कहा जाता है, इनकी स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार उन्होंने की थी, संस्थापक थे, नागपुर में 1925 में की थी। और इस स्वयंसेवक संघ या संघ की सदस्यता की कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं है। कोई भी व्यक्ति नज़दीकी की संघ शाखा में जाकर संघ में सम्मिलित हो सकता है। इसके लिए कोई शुल्क या पंजीकरण प्रक्रिया नहीं है और कोई भी हिंदू पुरुष संघ का सदस्य बन सकता है। देखिए, संघ की कोई सदस्यता है कोई औपचारिक नहीं होती है, न कोई पंजीकरण है, न कोई शुल्क है। इसलिए पहले भी बड़ा मुश्किल हो पाता था कि संघ का सदस्यता को साबित कर पाना, लेकिन अब तो खैर सरकार ने उसे निकाल ही दिया है। लेकिन एक चीज़ और समझिए कि इसमें लिखा कि कोई भी हिंदू पुरुष संघ का सदस्य बन सकता है। अब ऐसे में संघ खुद इसको कहता है कि उसके आधार पे वो धार्मिक संगठन नहीं है, वो उसकी सदस्यता हिंदू पुरुषों के लिए है, लेकिन वो धार्मिक संगठन नहीं है, वो सांस्कृतिक संगठन है। क्यों? क्योंकि संघ हिंदू शब्द का प्रयोग पूजा, पंथ, मजहब या रिलीजियस संगठन के रूप में नहीं लेता है। वो हिंदू को ए वे ऑफ लाइफ के रूप में या व्यू ऑफ लाइफ के रूप में लेता है। ठीक वही रूप जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंदू के बारे में लिया गया है। संघ का मानना है कि यह जीवन दृष्टि को मानने वाला, भारत के इतिहास को अपना मानता है। यहाँ पे जो जीवन मूल्य विकसित हुए हैं उन जीवन मूल्यों को अपने आचरण में, समाज में प्रतिष्ठित करने वाला होता है। इन जीवन मूल्यों की रक्षा हेतु त्याग और बलिदान करने वाला होता है। और अपना आदर्श मानने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। इसका मतलब है कि उसके धर्म से कोई मतलब नहीं है। जो भारतीय परंपरा है, जो भारतीय मूल्य, जो भारतीयता में डेवलप हुए हैं, अगर उसको मानने वाला कोई व्यक्ति है और उसके लिए बलिदान देने के लिए तैयार है तो उसे ये हिंदू मानते हैं और ऐसा व्यक्ति संघ का सदस्य बन सकता है। हालांकि उसके लिए कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिएगा। इसमें मेन है कि जो सिविल सेवा का आचरण नियम है वो क्या कहता है किसी भी राजनीतिक संगठन में शामिल होने के लिए, और उसमें शामिल होने के लिए क्या कार्रवाई की जा सकती है, और क्यों ये व्यवस्था की जाती है कि राजनीतिक संगठन में सिविल सेवक शामिल न हो। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी है। यहाँ पे अगर पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि सिविल सेवकों को किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य के साथ निष्पक्षता से काम करना होता है। अंतिम जो हमारा न्यूज़ है वो ये है कि इंडिया एआई मिशन के तहत 550 करोड़ से अधिक का बजटीय आवंटन किया गया है। और इस बजट में मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को लेकर लगभग 20,000 करोड़ से ज़्यादा का आवंटन किया गया है।
और उसी के एक हिस्से के रूप में आईटी मंत्रालय के ही एक हिस्से के रूप में इंडिया एआई मिशन को भी 550 करोड़ से ज़्यादा का आवंटन किया गया है, ताकि इंडिया एआई मिशन को आगे बढ़ाया जा सके। जरा देखते हैं, परिचय के बारे में देख लें तो केंद्र सरकार द्वारा 23 जुलाई को अपने बजट भाषण में इंडिया एआई मिशन के लिए 551.75 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान और अनुप्रयोग को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता केंद्र सरकार द्वारा दोहराई गई है। ये इंडिया एआई मिशन पहल का उद्देश्य भारत को एआई में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। आज हम देख ही रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता आगे आने वाले समय की वास्तविकता है। आप उसे चाहो या न चाहो, वो आपके सामने घटित होगा। तो ऐसे में आपका काम क्या है, आप मतलब एज ए देश का काम क्या है कि हम एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर या ऐसा इकोसिस्टम तैयार करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कि हम वैश्विक नेता बन सकें, या हमारे पास ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम हो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैक्सिमम लाभ तो दिला दे, लेकिन जो उसकी कमियां हैं, यानी जो लोकतांत्रिकरण की कमियां हैं कि कुछ ही लोगों तक है, उसको रोक सके, जो उसमें नैतिकता की चुनौतियां हैं उसे रोक सके। हमें इस चीज़ को लेकर इंडिया एआई मिशन सरकार ने बनाया है। तो आइए जरा से इंडिया एआई मिशन के बारे में देख लें। यह एक व्यापक एआई, पिछले साल ही इसे मार्च में किया गया था, हालांकि प्रधानमंत्री जी उसको कह ही दिए थे। तो इंडिया एआई मिशन एक व्यापक एआई पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो कंप्यूटिंग पहुंच को लोकतांत्रिक बनाकर, डेटा की गुणवत्ता को बढ़ाकर, स्वदेशी एआई क्षमताओं को विकसित करके, स्टार्टअप के लिए जोखिम पूंजी प्रदान करके, सामाजिक रूप से प्रभावशाली एआई परियोजनाओं को सुनिश्चित करके, नैतिक एआई को बढ़ावा देकर एआई नवाचार को बढ़ावा देता है। यानी ये कुछ इंडिया एआई मिशन है, उसके तहत जो उनकी वेबसाइट है उसमें ये कहा गया है कि कुल मिला के एआई का, अगर इसको सिंपल सोचें तो एआई का फ़ायदा भारत को ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और उसके जो चुनौतियां हैं, यानी जो लोकतंत्र की कमी है उसमें या नैतिकता की कमी है, उसको दूर करके एक नैतिक एआई और इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इसको लाया गया है। इस मिशन के तहत भारत में एआई पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जिम्मेदार और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है, और वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई परिदृश्य में भारत की स्थिति को मजबूत करके सरकार की एक घटक है, क्योंकि भारत एआई के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनना चाहता है। उसको लगता है कि ये वो क्षेत्र है जिसमें वो चीज़ें बन सकती है। और इस मिशन के तहत सरकार 10,000 करोड़ से अधिक, यानी 10,000 से अधिक जीपीयू की कंप्यूटिंग क्षमता स्थापित करने पर विचार कर रही है। इसके लिए सरकार ने 10,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट आवंटित कर रखा है, उसको देखेंगे। इसमें सबसे पहला है कि जैसे कंप्यूटिंग क्षमता, जीपीयू ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें जैसे जिस जीपीयू की बात कर रहे हैं एनवीडिया की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, उसकी कीमत ही $10,000 है। तो ऐसे में निजी क्षेत्र या जो हमारे स्टार्टअप हैं उनके लिए देखिए, ज़्यादातर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सी संस्थाएं हैं? मेटा है, बहुत बड़ी संस्था है, गूगल है, ओपन एआई है, जिसमें भी माइक्रोसॉफ्ट और उस तरह के संस्थाएं लगी हुई हैं। ऐसे में भारत सरकार अपने यहाँ स्टार्टअप को आगे बढ़ावा देना चाह रहा है, उसके लिए एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना, खासतौर से प्रोसेसिंग क्षमता वाला, जिसका इस्तेमाल वो लोग किराए पर कर सके। तो ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में 10,000 से अधिक जीपीयू की कंप्यूटिंग क्षमता स्थापित करने की योजना है, और इसके जरिए स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, शासन जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए प्रमुख भारतीय भाषाओं को कवर करने वाले डेटा सेट पर प्रशिक्षित 100 बिलियन से अधिक पैरामीटर, 100 बिलियन पैरामीटर वाला, यानी एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल का पैरामीटर होता है। उसमें ज़्यादा डिटेल जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसके मॉडल पे इसको ट्रेनिंग दिलाई जाएगी, जो हम अपने यहाँ आर्टिफिशियल जो है इंटेलिजेंस डेवलप करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये यही स्वास्थ्य देखभाल, कृषि और गवर्नेंस आदि के क्षेत्रों में हमें इसका फ़ायदा लिया जाए। इसके बजटीय आवंटन की बात करें तो 2024-25 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को 21,936 करोड़ रुपए मिला था। इसमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए जो 10,737 करोड़ रुपए का इंडिया एआई मिशन है, उसके पहले जो है आप कह सकते हो इंस्टॉलमेंट के रूप में इस बजट में 551 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है।
इसका काम एआई अनुसंधान अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना है। और जैसे ही ये बजटीय आवंटन हुआ है उसके बाद आईटी मंत्रालय ने प्लान शुरू कर दिया है कि 300 से 500 ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट वाले जो स्थापित खरीदने के लिए वो टेंडर जारी कर सकता है, ताकि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जा सके जिसमें हमारे यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निजी क्षेत्र या स्टार्टअप आगे बढ़ सके। ठीक है, तो 10,000 जीपीयू बनाना है, 300-500 कर रहे हैं। धीरे धीरे ये आवंटन सरकार धीरे धीरे तेजी करेगी और ख़ासतौर से इसमें निजी भागीदारी को भी लाया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हमारे लिए पास इतना ही है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और इससे कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और इससे जुड़े हुए प्रश्न और पीडीएफ हमारे वेबसाइट पे रहेंगे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, जब आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।